नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी क्लासेज एवं डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है आपका। दोस्तों, पिछला जो अपना वीडियो था उसमें अपन मगध जनपद के उदय के बारे में पढ़ रहे थे और उस टॉपिक में अपन ने जो मगध जनपद पे शासन करने वाला पहला राजवंश था हर्यक वंश, इस वंश के शासकों के बारे में चर्चा की थी। आज जो वीडियो है इसमें अपन हर्यक वंश के बाद में आगे के जो वंश हुए हैं जिन्होंने मगध पे राज किया है उन वंशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे उनका नाम था नागदशक और इस नागदशक की हत्या की गई थी 412 ईसा पूर्व में। 412 ईसा पूर्व में नागदशक जो है इसकी हत्या कर दी थी इसी के अमात्य सेनापति ने और उसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग, तो शिशुनाग के द्वारा फिर मगध में दूसरा नया राजवंश शुरू कर दिया गया और उस राजवंश का नाम भी है शिशुनाग वंश। तो आगे दूसरा राजवंश जिसने मगध पे शासन किया है वो शिशुनाग वंश है। सबसे पहले देखते हैं अपन शिशुनाग वंश का शासन क्या क्या है, कब इसका शासन शुरू हुआ। तो इसका शासनकाल जो है वो 412 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। यहां से लेकर इस वंश के शासकों ने आगे शासन किया है 344 ईसा पूर्व। 344 ईसा पूर्व। सबसे पहले इस वंश का संस्थापक था शिशुनाग। शिशुनाग और शिशुनाग के शासन के घटना जो है वो ये है कि ये शिशुनाग जो था ना भाई, इससे पहले हर्यक वंश के समय के जो शासक थे तो उनमें शासक था उदयन। उदयन के द्वारा एक नगर बसाया गया पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र को उदयन ने अपनी राजधानी बना ली। आगे भी राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन शिशुनाग क्या करता है, ये अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित करके वैशाली ले गया। तो याद रहे, शिशुनाग के द्वारा राजधानी परिवर्तन की गई। राजधानी कहां से, पाटलिपुत्र के स्थान पे राजधानी किसे बनाता है, वैशाली को बनाता है। ये घटना है शिशुनाग के समय की। आगे देखो, शिशुनाग वंश जो है, इस वंश में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ, सबसे शक्तिशाली शासक इस वंश का, तो उस शासक का नाम है कालाशोक। शासक का नाम है कालाशोक। इसका एक उपनाम भी है काकवर्ण। कालाशोक या काकवर्ण। शासनकाल देखो इसका, तो इसका लगभग ये कहते हैं कि ये 392 के लगभग ये शासक बना था और 366 तक इसने लगभग आपका शासन किया था। 392 से 366 तक बात करें अपन कालाशोक या काकवर्ण की, जो इस वंश का शिशुनाग वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसके समय की घटना क्या है भाई, राजधानी अब जो थी वो वैशाली थी, लेकिन कालाशोक जो है वो अपनी राजधानी वापस वैशाली से कहां ले आता है, पाटलिपुत्र ले आता है। तो पुनः पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने वाला शिशुनाग वंश का जो शासक था वो कालाशोक था या काकवर्ण था। अच्छा, कालाशोक ये वो शासक है जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ये बौद्ध धर्म में मान्यता थी इसकी, और बौद्ध धर्म का अनुयायी होने के कारण इसके द्वारा भी अपने शासन काल में एक बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया गया। बौद्ध संगीति, इसका इसने आयोजन करवाया था और ये दूसरी बौद्ध संगीति थी जो आपकी 392 ईसा पूर्व में हुई थी। 382 ईसा पूर्व में इसने 383 ईसा पूर्व में इसने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था और ये बौद्ध संगीति इसने करवाई थी कहां पे, वैशाली में। तो कालाशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, इसने 383 ईसा पूर्व में दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया था और ये बौद्ध संगीति इसने वैशाली में करवाई थी। उसके बाद में शिशुनाग वंश का जो आखिरी शासक था, अंतिम शासक, उस शासक का नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन ये अंतिम शासक था और इस नंदीवर्धन की हत्या इसके सेनापति ने कर दी। उस सेनापति का नाम था महापद्मनंद। नाम है महापद्मनंद।
नंद, महापद्म नंद, इसी के द्वारा 344 ईसा पूर्व में नंदीवर्धन की हत्या कर दी और इसी हत्या के साथ शिशु नागवंश का शासन मगध से समाप्त हो गया। एक नया राजवंश शुरू हुआ और वो राजवंश है आपका नंदवंश। तो तीसरा जो राजवंश आएगा फिर शिशु नागवंश के बाद में वो नंदवंश है, जिसके संस्थापक हैं महापद्म नंद। तो ये बात हो गई आपकी शिशु नागवंश की। संस्थापक शिशुनाग है। सबसे प्रतापी शासक जो है वो कालाशोक या काकवर्ण है। इसके अलावा अंतिम जो शासक है इस वंश का वो है आपका नंदीवर्धन, और नंदीवर्धन की हत्या कर दी महापद्म नंद ने। तो आगे पढ़ते हैं अपन नंदवंश के शासकों के बारे में। नंदवंश, समय देखिए इसका, तो समय शुरू होता है 344 ईसा पूर्व में और 323 ईसा पूर्व तक इसने शासन भी किया है। इस वंश के शासकों का शासनकाल जो है वो 344 ईसा पूर्व से लेकर 323 ईसा पूर्व तक है। सबसे पहली बात, नंद वंश इस वंश की एक खासियत है। नंद वंश भारत का एक ऐसा राजवंश है जिस राजवंश की विशेषता रही है अथाह है धन संपदा और विशाल सेना। ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्राचीन भारत का वह राजवंश या मगध का वह राजवंश, प्राचीन भारत का वह राजवंश या मगध का वह राजवंश जो अथाह धन संपदा और विशाल सेना के लिए जाना जाता है, अथाह धन संपदा और विशाल सेना के लिए जाना जाता है, तो वो राजवंश आपका नंदवंश है। अथाह धन संपदा और विशाल सेना के लिए इस वंश की पहचान है। दूसरी बात, नंदवंश इस वंश के बारे में कहते हैं कि भाई ये सेन या नाई वंश है। इस वंश के जो शासक थे वो नाई या सेन थे। तो भारत पे शासन करने वाला एकमात्र नाई या सेन वंश जो है वो भी आपका नंदवंश है। बात करें संस्थापक शासक के बारे में, तो इस वंश का जो संस्थापक शासक है उनका नाम है महापद्म नंद। महापद्म नंद ये है इस वंश के पहले शासक या संस्थापक शासक और एक इंपोर्टेंट शासक भी। सबसे पहले इन्हीं के बारे में अपन से विस्तार पढ़ते हैं। देखो, महापद्म नंद जो है ये जैन धर्म के तो अनुयायी थे। इनकी मान्यता जो थी वो जैन धर्म में थी, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। दूसरी बात, महापद्म नंद इनका नाम है बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध जो ग्रंथ हैं इन ग्रंथों में इनको लिखा गया है उग्रसेन। उग्रसेन क्वेश्चन आया कि बौद्ध ग्रंथों में किस शासक को उग्रसेन लिखा गया है, तो उग्रसेन उपनाम मिलता है महापद्म नंद का। जबकि महापद्म नंद इनको पुराणों में लिखा गया है शूद्र, कि भाई ये जाति से शूद्र थे, इनकी जाति पुराणों में शूद्र बताई गई है, और बौद्ध ग्रंथों में इनको लिखा गया है उग्रसेन। तो ये तो इनका उपनाम है। अच्छा, महापद्म नंद इनको कहा गया है क्षत्रिय नाशक या दूसरा परशुराम या सर्व क्षत्रांतक, ये तीन उपाधियां इनकी, क्षत्रिय नाशक, दूसरा परशुराम या सर्व क्षत्रांतक उपाधियां हैं ये इनकी। देखो, क्षत्रिय नाशक ऐसा कहते हैं कि महापद्मनंद ऐसा शासक था जिसने मगध के आसपास के जितने भी क्षत्रिय शासक थे उन सभी क्षत्रिय शासकों को परास्त करके उनका जो राज्य था उस पर अधिकार किया। यह कहें कि भाई ये ऐसा शासक था जिसने क्षत्रियों का नाश किया, और क्षत्रियों के नाश के लिए जाने जाते हैं परशुराम। जैसे परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया था उसी प्रकार महापद्म नंद के द्वारा भी क्षत्रियों का नाश किया गया, तो इनको दूसरा परशुराम कहा गया है या सर्व क्षत्रांतक
क्षत्रियों का अंत करने वाला शासक बताया गया है किसको? महापद्म नंद को। तो इनकी उपाधियां मिलती है क्षत्रिय नाशक, दूसरा परशुराम और सर्वे क्षत्रांतक, ये इनकी उपाधियां हैं। नेक्स्ट बात देखो, महापद्मनंद ऐसा शासक था जिसने कलिंग को जीत लिया था। कलिंग जो है, जो वर्तमान उड़ीसा में स्थित है, कलिंग वर्तमान उड़ीसा में स्थित है और इस कलिंग को जीत लिया था महापद्मनंद ने। कलिंग को जीतने के बाद इसने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था। किनका निर्माण करवाया था? नहरों का निर्माण। और कहां करवाया था? कलिंग में। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह शासक है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने कलिंग में या भारत में सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया, तो वो शासक आपका महापद्मनंद था। वो शासक आपका कौन था? महापद्मनंद था, जिसने कलिंग में नहरों का निर्माण करवाया था। अच्छा, यही क्वेश्चन आपका सर एग्जाम में भी आता है। भाई दिल्ली सल्तनत जो है, सल्तनत उस समय भी एक शासक था, दिल्ली सल्तनत का भी एक शासक था जिसने सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। सबसे पहले सिंचाई के लिए नहरें बनाई थी। तो आपको याद रखना है कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी, तो उस शासक का नाम था आपका जो गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। भाई प्राचीन भारत का तो शासक, प्राचीन भारत का शासक जिसने नहरें बनवाई, तो वो शासक तो हो गया आपका महापद्मनंद। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, तो वो शासक हो गया आपका गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद में देखो, महापद्मनंद जो है, इनके मित्र थे पाणिनि। पाणिनि जो महान व्याकरणाचार्य हैं, जिनके द्वारा संस्कृत की महान व्याकरण अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरणाचार्य थे ये। अष्टाध्यायी नामक संस्कृत व्याकरण की जिन्होंने रचना की थी, महान शख्सियत पाणिनि, ये महापद्मनंद के मित्र थे। महापद्मनंद के मित्र कौन थे आपके? पाणिनि, जिन्होंने महान संस्कृत व्याकरण लिखी थी अष्टाध्यायी, तो उसके रचयिता पाणिनि थे। ऐसे कहते हैं कि भाई महापद्मनंद समेत मगध के ऊपर नंद वंश के कुल 9 शासकों ने शासन किया है। महापद्मनंद इनके सहित, इनके अलावा 8 और इनके सहित कुल 9 शासकों ने, नंद वंश में कुल 9 शासक हुए। और इन 9 शासकों को सम्मिलित रूप से कहा गया है नवनंद। क्या कहा गया है? नवनंद कहा गया है। अब ये कहते हैं कि भाई इस वंश का जो आखिरी शासक था, इस वंश का आखिरी शासक, उसका नाम था घनानंद। घनानंद, ये इस वंश का अंतिम शासक था, नंद वंश का घनानंद। और घनानंद जो है, इसके समय 2 प्रमुख घटनाएं भारत में घटित हुई। घनानंद के समय की 2 प्रमुख घटनाएं हुई। पहली घटना जो है वो तो है आपकी कि इस समय भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था। भारत के ऊपर सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो वो आक्रमण नंद वंश के अंतिम शासक के समय हुआ था और उस शासक का नाम है घनानंद। और दूसरी घटना चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो मगध में मौर्य वंश का संस्थापक है। मगध में क्या है? मौर्य वंश का संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मगध में मौर्य वंश की स्थापना घनानंद को परास्त करके ही की गई थी। तो इस वंश का, नंद वंश का अंत किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर। घनानंद के समय ही, जब मगध का शासक घनानंद था, उस समय ही भारत के ऊपर आक्रमण किया था सिकंदर ने। अब देखो, इन दोनों घटनाओं से के जो बातें हैं, उनके बारे में अपन कुछ चर्चा और करते हैं यहां पे। एक तो बात है सिकंदर के आक्रमण की, और एक है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद को परास्त करने की। पहले तो अपन बात कर लें सिकंदर के बारे में।
सिकंदर। देखो सिकंदर शासक था यूनान का, यूनान, यहां का राजा था सिकंदर। और सिकंदर, इसका जन्म बताते हैं कि इसका जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। और भारत के लिए इसने अपना अभियान जो है वो शुरू किया था 326 ईसा पूर्व में। यूनान से चला सिकंदर, रास्ते में कई सारी रियासतों को जीतता हुआ ये भारत तक आया। रास्ते में इसने सीरिया को, ईरान को, इराक को, अफगानिस्तान को, इन क्षेत्रों को ये जीतता गया और आगे चलकर ये भारत में आया। भारत में ये सबसे पहले पहुंचा तक्षशिला। सिकंदर भारत में सबसे पहले तक्षशिला पहुंचा। तक्षशिला ये वर्तमान पाकिस्तान में है। वर्तमान में ये कहां पर है? पाकिस्तान में है तक्षशिला। और इस समय तक्षशिला का जो राजा था वो था आम्बी। तक्षशिला का जो राजा था इस समय वो आम्बी था। अब आम्बी क्या करता है? ये सिकंदर से डर गया कि भाई सिकंदर मेरी रियासत को, तक्षशिला को उजाड़ देगा और मेरी हत्या कर देगा। आम्बी डर गया, तो आम्बी क्या करता है? ये सिकंदर के साथ पहले ही संधि कर लेता है। और देखो संधि भी किस प्रकार से की। आम्बी सिकंदर से संधि करता है कि भाई आप भारत से आक्रमण करो, यहां पर भारत के जो शासक हैं उन शासकों के विरुद्ध मैं आपकी सहायता करूंगा। तो ये कह सकते हैं अपन कि आम्बी ही शायद भारत का पहला, भारत देश का पहला देशद्रोही शासक था जिसने देश से गद्दारी की, भारत से गद्दारी की। वो देशद्रोही शासक भारत का पहला कौन था? आम्बी था, जो तक्षशिला का राजा था, क्योंकि इसने सिकंदर की सहायता की थी भारतीय शासकों के खिलाफ। आम्बी ने सिकंदर की सहायता, अधीनता स्वीकार कर ली। बाद में कहते हैं कि सिकंदर ने उसी समय कश्मीर, पंजाब पे आक्रमण किया और यहाँ का जो राजा था पोरस के साथ युद्ध किया और पोरस ने बड़ी वीरता के साथ सिकंदर से लड़ाई की। पोरस की बहादुरी से प्रसन्न होकर सिकंदर ने इसका राज्य से वापस लौटाया था। और पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ था, महान हाई डेस्पिज का युद्ध, हाई डेस्पिज का युद्ध, और ये युद्ध लड़ा गया था आपका झेलम नदी के किनारे। आगे सिकंदर की सेना जो है वो व्यास नदी तक आती है लेकिन आगे नहीं जाती है। अब इसी दौरान एक घटना हुई। घटना क्या कि जिस समय तक्षशिला के राजा आम्बी ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली, उसी समय तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक का कार्य करते थे चाणक्य। चाणक्य तक्षशिला में शिक्षक थे और इन्होंने देखा कि भाई यवनी जो हैं, यूनान के जो लोग हैं, उन यवनों के द्वारा तक्षशिला को जीत लिया गया और यहाँ की जो महान, भारत की जो महान संस्कृति है वो संस्कृति अब यवनों के अधीन हो गई। यवन धीरे धीरे पूरे भारत में फैलेंगे और ये फैलते फैलते भारतीय संस्कृति को नष्ट करके यूनानी सभ्यता को यहाँ पर विकसित करेंगे। इसी बात से चिंतित होकर चाणक्य एक निर्णय करते हैं और निर्णय था इनका मगध जाने का। निर्णय यह था कि भाई मैं मगध के राजा के पास जाऊंगा। अभी मैंने बताया कि इस समय मगध का राजा कौन था? घनानंद। मगध का राजा था इस समय घनानंद। तो ये घनानंद के पास गए। कौन गए? चाणक्य। और किस अपेक्षा में? इस अपेक्षा में कि भाई अभी अपन देख रहे हैं कि भाई उस समय प्राचीन भारत में सबसे शक्तिशाली जनपद था कौन? आपका मगध, और मगध का राजा था घनानंद। चाणक्य को यह पता था कि सिकंदर को अगर कोई रोक सकता है तो वो कौन रोक सकता है? घनानंद रोक सकता है। तो इसीलिए चाणक्य घनानंद के दरबार में गए कि इस प्रकार से एक यवन आक्रमणकारी ने भारत पे आक्रमण किया है और उसे आप रोक सकते हो, आप में ही वो सामर्थ्य है। लेकिन चाणक्य क्या देखते हैं कि घनानंद जो है वो तो अपनी ताकत में, धन दौलत, शान शौकत में डूबे हुए हैं, विलासी आदमी है, शासन राज्य के प्रति, देश के प्रति इसकी कोई भावना नहीं है। और घनानंद इतना क्रूर था कि इसने भरे दरबार में, चाणक्य का भरे दरबार में
अपमान किया तो उसी बात से आहत होकर ये कहते हैं कि चाणक्य ने उसी समय दरबार में ये प्रतिज्ञा कर ली कि भाई घनानंद, मैं इस नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा, मुझे तेरे जैसे सम्राटों की आवश्यकता नहीं है। अगर मुझमें सामर्थ्य होगा, चाणक्य की ये वाणी थी कि अगर मुझमें सामर्थ्य होगा तो मैं मेरा भरण पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण खुद कर लूंगा, मुझे तेरे जैसे शासकों की आवश्यकता नहीं है। बाद में कहते हैं कि चाणक्य के द्वारा एक बालक चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया गया, तैयार किया गया, सारी विद्याएं से सिखाई गई और इसी चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घनानंद की चाणक्य ने करवा दी हत्या और इस प्रकार से चाणक्य के द्वारा नंदवंश का नाश कर दिया गया। तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से इसने नंदवंश की हत्या की। नंदवंश घनानंद जो है इसके समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था। अच्छा ये भी देखो, सिकंदर व्यास नदी तक आया, लेकिन व्यास नदी के आगे जाने से इसकी सेना ने मना कर दिया। अब ये कहते हैं कि मना करने के भी दो कारण थे, क्यों नहीं गया ये आगे? भाई यहां तक का क्षेत्र ये जीतता हुआ गया था तो आगे क्यों नहीं गया? तो कारण दो बताए जाते हैं। एक कारण ये कहते हैं कि भाई सिकंदर की सेना जो थी ये काफी लंबा मार्ग तय करते हुए यहां तक आई थी, यूनान से चली थी, सीरिया, ईरान, इराक, कई सारे देशों को जीतती हुई यहां तक आई थी और लंबा मार्ग तय करने के कारण, लगातार युद्धों में रहने के कारण इसकी सेना जो थी वो बुरी तरह से थक चुकी थी। ज्यादातर सैनिक जो थे वो घायल हो चुके थे, तो सेना का मनोबल धीरे धीरे गिर रहा था। तो इसलिए सेना ने मना कर दिया कि भाई अब आगे नहीं जाएंगे, अपन वापस लौटेंगे। तो एक कारण तो ये बताते हैं। दूसरा कारण ये बताते हैं कि भी लंबा मार्ग तय की हुई सेना थी, थकी हुई सेना थी। अब जैसे ही आगे व्यास नदी को पार करें, आगे नंद वंश का राज्य शुरू हो जाता है और नंद वंश, इसकी खासियत अपन ने पहले ही पढ़ी है। नंद वंश की खासियत क्या थी कि नंद वंश के शासकों के पास विशाल सेना थी और साथ में अपार धन संपदा थी। तो नंद वंश की जो विशाल सेना थी उसके डर से सिकंदर की सेना फिर व्यास नदी के आगे नहीं जाती है कि आगे जाएंगे तो एक बड़ी सेना के साथ युद्ध करना पड़ेगा, शायद हो सकता है उस युद्ध में अपन हार जाए, तो इसलिए वो यहीं से वापस लौट जाते हैं। अच्छा एक चीज याद रखना, सिकंदर जो है इसके द्वारा भारत में दो नए नगर बसाए गए थे, दो नगर इसने स्थापित किए थे भारत में। एक नगर तो इसने अपने घोड़े के नाम पे बसाया था, उसका नाम था बहुकेफल, बहुकेफल, और एक नगर इसने बसाया था निकेया। निकेया और बहुकेफल नामक दो नए नगरों की स्थापना भारत में सिकंदर के द्वारा की गई थी। इसके अलावा सिकंदर जो है इसका जो महान सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर, और ये वही सेल्यूकस निकेटर हैं जो बाद में भारतीय क्षेत्रों का राजा बना था। भाई सिकंदर की जब मृत्यु हुई तो इसकी मृत्यु के बाद में भारतीय क्षेत्रों का राजा सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का जो जल सेनापति था उसका नाम था आपका नियारकस, नियारकस, ये सिकंदर का जल सेनापति था। तो जलीय सेना भी थी सिकंदर के पास, थल सेना भी थी, और भाई यूनानी जो थे उनको जितनी जमीन का ज्ञान था उस जमीन के लगभग भाग को सिकंदर ने जीत लिया था, इसीलिए सिकंदर को विश्व विजेता कहा जाता है। तो ये थे आपके नंद वंश के शासक और मगध जनपद के जो प्रारंभिक राजवंश थे जिनके कारण मगध जनपद ज्यादा संपन्न बना था, वो सारे शासन तीन राजवंश यहाँ पे अपन देख चुके हैं। अब एक चीज और है, मगध जनपद के उत्थान में भी योग्य वंश, योग्य शासक ये तो थे, कुछ ऐसे रीजन और भी थे जिनके कारण मगध जनपद जो है वो ज्यादा शक्तिशाली बना था। तो उनमें मैं दो महत्वपूर्ण कारकों के बारे में आपको बता देता हूं। एक कारण तो क्या था कि मगध एक ऐसा क्षेत्र था जिस क्षेत्र में लोहांस की खादानें, लोहांस जो है उसकी खान जो है वो प्रचुर मात्रा में थी। अब देखो उस समय जो है वो लोहे का प्रयोग हथियार बनाने में होता था और लोहे की मात्रा इस क्षेत्र में ज्यादा होने के कारण यहाँ के जो शासक थे उनकी सेनाओं को जो हथियार थे वो सुगमता से उपलब्ध हो जाते थे। तो एक कारण तो ये था कि यहाँ पे लोहे की खादानें जो थी वो बहुत ज्यादा थी, इस कारण ये मगध जो है वो आगे शक्तिशाली बना था। दूसरा कारण क्या था कि भाई यहाँ के जो जंगल थे
उस जंगल में हाथियों की संख्या जो थी वो बहुत ज्यादा थी। अब ये कारण कैसे है? प्राचीन समय में युद्ध जो होते थे उनमें हाथियों का बड़ा महत्व होता था। जिस शासक की सेना में जितने ज्यादा हाथी होते थे वो सेना उतनी ज्यादा ताकतवर मानी जाती थी। हाथी बड़े निर्णायक होते थे प्राचीन समय में युद्ध में, और मगध के जंगलों में हाथियों की संख्या प्रचुर मात्रा में थी, बहुत हाथी थे यहाँ पे, इसलिए हाथियों के कारण भी इनकी सेना जो है वो मजबूत सेना थी। तो ये भी दो एक ऐसे कारण थे कि जिनके कारण अपन ये कह सकते हैं कि भाई मगध जनपद इसलिए शक्तिशाली बना था। तो ये जो अपना टॉपिक है वो इसी के साथ कंप्लीट है कि भाई मगध जनपद जो है उसका उत्थान किस प्रकार से हुआ था। एक तो योग्य शासक थे, राजवंश जो भी पड़े अपने 3 राजवंश उनमें योग्य शासक हुए। एक दूसरा कारण लोहान जो है उनकी मात्रा इधर ज्यादा थी, खान ज्यादा थी, और तीसरा कारण जो है आपका कि भाई यहाँ के जंगल में हाथियों की संख्या भी ज्यादा थी। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।